हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस से संबंधित सारे प्रकार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस तथा कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। 30 प्रश्नों का संग्रह है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाषाणकालीन स्थल वेलन घाटी का संबंध किस जगह से है? कौशाम्बी से, बागपत से, प्रयागराज से या आलमगीरपुर से? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी से, बागपत, प्रयागराज या आलमगीरपुर। तो इसका संबंध हो जाएगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद से। जो बेलन घाटी है वो प्रयागराज में पाई जाती है। ठीक है, बेलन घाटी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्खनन से प्राप्त रथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अभी हाल ही में उत्खनन हुआ है भारत में, उसमें रथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ बागपत से, कुशीनगर से, फर्रुखाबाद से या मेरठ से? तो इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए अर्थात बागपत से। बागपत उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ है। यहाँ पे उत्खनन से प्राप्त रथ, तलवारें और तीर, महिला सैनिक वेश में एक स्केलेटल मिला है, जिसमें महिला के पीछे रखा हुआ तीर और धनुष रखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि वो कोई योद्धा थे। और यहीं से रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त होने वाले रथ के साक्ष्य, यह पहला रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है भारत से, जिसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हो न हो ये रथ जो घोड़े पे का किया जाता था, इनमें ये आर्यों के थे। और आर्य लोग बाहरी नहीं थे बल्कि यहीं के थे, क्योंकि ये जो समय निकाला गया है वो करीब 4000 साल पुराना समय निकल रहा है कार्बन डेटिंग के माध्यम से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए अर्थात बागपत। यहाँ गांव का नाम है, जहां से खुदाई हुई उसका नाम भी जान लीजिए। बागपत का सिनौली एक गांव है वहां पर। और मैंने आपको इससे संबंधित एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है, उसको मैंने आपको अपने जीएस की पाठशाला ग्रुप में भी डाल दिया। आप लोग उसको देखिए और समझिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चूड़ियों के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चन्हूदरों से, कालीबंगा से, लोथल से या राखीगढ़ी से? तो चूड़ियों के साक्ष्य बी अर्थात कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो और आपको बता दूं, लोथल जो है वो गुजरात में था, जिससे ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, राखीगढ़ी जो क्षेत्र है वो हरियाणा में है और चन्हूदड़ो जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। चौथा प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का एक उपवेद है कौन? आयुर्वेद। उसके रचनाकार कौन है उसका रचनाकार? भरत मुनि, धन्वंतरि, चरक या विश्वामित्र? तो उपवेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद का रचनाकार धन्वंतरि को माना जाता है। चौथा बात। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन देवता कौन से देवता हैं? वैदिक कालीन पूषण का संबंध किससे है? विवाह से, वनस्पति से, जंगल से या प्रकाश से? तो इसका संबंध ए अर्थात विवाह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अर्थात विवाह से हो जाएगा पूषण का संबंध। ठीक है, और प्रकाश से संबंध किसका है? प्रकाश से संबंध है सूर्य का या सविता का। ठीक है, प्रकाश से संबंध किसका है? सूर्य या सविता का। और इसके अलावा वनस्पति से संबंधित जो देवता थे उनको दिशान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दिशान। वनस्पति से संबंधित देवता को बोला जाता था दिशान। और इसके अलावा जंगल से संबंधित जो देवता थे उनको, एक्चुअली वो देवता नहीं बल्कि देवी थी, उनको बोलते थे अरंड्यानी। क्या बोलते थे उनको? अरंड्यानी। अरंड्यानी। ठीक है, अरंड्यानी उनको बोलते थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, छठा, कोटोपैक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रेणी में है।
कहाँ पर है? पहली चीज तो ये समझिए, कोटोपैक्सी नामक सक्रिय ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रेणी में है। यह किस देश में है? चिली में, इक्वाडोर में, पेरू में या अमेरिका में? तो दो हैं, अमेरिका में दो बड़े पर्वत हैं जिनको बोलते हैं रॉकी और एंडीज, रॉकी एंड एंडीज, एंडीज। तो रॉकी पर्वत जो है वो, रॉकी पर्वत, जस्ट 1 मिनट, रॉकी पर्वत जो है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है, जबकि एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये तो फिक्स हो गया कि दक्षिण अमेरिका देश ही, दक्षिण अमेरिकी कोई देश ही होगा, ये नहीं होगा। यहाँ तक तीनों में कोई भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सा है इसका उत्तर। इसका उत्तर है बी अर्थात इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी पर्वत, जो कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। 7वां प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किस पैमाने द्वारा किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है मर्कली स्केल द्वारा या रिक्टर स्केल, फेदोमीटर या बैरोमीटर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मर्करी स्केल से। मर्करी मापक, जो मर्करी स्केल है वो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, जबकि जो रिक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता में निकली ऊर्जा का मापन करता है। ठीक है, यानी अगर भूकंप की ऊर्जा का मापन करना है कि कितना तेज भूकंप आया या फिर कितना लहरें उठी भूकंप के माध्यम से, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए रिक्टर पैमाने का यूज करते हैं। फेदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए, मैंने आपको कल भी बताया था। बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है। 8वां प्रश्न देखते हैं, सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर नहीं पाए जाते? किस एक स्थान पर नहीं पाए जाते? उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पतझड़, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ यानी जो प्रवाल से निर्मित एक चट्टान है किस देश में पाई जाती है? अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में? तो प्रवाल से निर्मित एक चट्टान जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, K2, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या लाहोत्से? तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा बी, K2। भारत का सब पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2 या गार्डविन ऑस्टिन। ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले पार्ट में, जो कि जम्मू कश्मीर के एकदम उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, और जो दुनिया का सबसे ऊंचा अगर पर्वत पूछा जाता है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जबकि तीसरे नंबर पे जो सबसे दुनिया का ऊंचा पर्वत है वह कंचनजंगा, चौथे नंबर पे लाहौत्से ये है। देखिए ये दोनों भारत में हैं, K2 और कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में, कहाँ है? सिक्किम में, जबकि लाहौत्से कहाँ है? तिब्बत में है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? चीन में, भारत में, फिलीपींस में या जापान में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अर्थात फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। ठीक है, अगला देखते हैं 12वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? केन्या में, सऊदी अरब में, भारत में या चीन में? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पे? भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। ये बना कब था? 2015 में, जब फ्रांस में हुआ था, पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान भारत और फ्रांस के आपसी मदद से इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसमें सदस्य देश वो सारे सदस्य देश होंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है,
जहाँ सूर्य की रोशनी ज़्यादा समय तक रहती है, 6 महीने से ज़्यादा रहती है। 13वां प्रश्न देखते हैं, 1946 की अंतरिम मंत्रिमंडल में, 1946 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार कौन संभाल रहा था? बाबू जगजीवन राम, आई चुनरीगर, CH भाभा या वल्लभ भाई पटेल? तो जो 1946 की अंतरिम गवर्नमेंट थी या अंतरिम मंत्रिमंडल था, उसमें वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ उप प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया था। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। या सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? वल्लभ भाई पटेल के बाद। जगजीवन राम जो हैं, ये मीरा कुमार जो पहले लोकसभा स्पीकर थी, उनके पिताजी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 14वां प्रश्न, प्रसिद्ध झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, झंडा समिति JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जोगेंद्र नाथ मंडल या C राजगोपालाचारी? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, और इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कार्य संचालन या संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। 15वां प्रश्न देखते हैं, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान, यानी केंद्र में जो गवर्नमेंट होगी वो सशक्त होगी, राज्यों की तुलना में ज़्यादा मजबूत होगी की तुलना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ये केंद्रीय सरकार जो होगी, सशक्त केंद्रीय सरकार का प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, फ्रांस से, अमेरिका से या आयरलैंड से? तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था। जबकि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में लोगों को जो मनोनीत करते हैं वो दो चीज़ें। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है क्या? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिखा? फ्रांस के संविधान से हमने लिखा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 11 मूल कर्तव्य हैं? पहली चीज तो ये जान लीजिए कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 6 मूल अधिकार हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अब उन 11 मूल कर्तव्यों में उनको किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 14 में, 17 में या 51 का में? तो मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज़ और आज आपको इस क्वेश्चन के रूप में ही आ गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। जबकि अन्य में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 40 जो है उसमें पंचायत को रखा गया है, पंचायत। 14 में रखा गया है समता का अधिकार। दूसरा 17 में रखा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। 17वां प्रश्न देखते हैं, भारत में मखाने के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या केरल? तो भारत में मखाने के उत्पादन में सबसे पहला नंबर है बिहार का। बिहार मखाना उत्पादन प्रथम राज्य है। 18वां प्रश्न देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन से? बलवंत राय मेहता समिति के संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव से संबंधित है, बैंकिंग सेक्टर के सुझाव, सुधार के सुझाव से संबंधित, या अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है, या कर्ज नीति में सुधार से है? तो इसका जो संबंध है वो हो जाता है A, अर्थात विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य जो 3 जो बची समितियां, ये इन तीनों चीज़ों के कौन कौन सी समिति थी वो आपको अपना जो है कमेंट करके बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर के सुधार के लिए कौन सी थी, अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए कौन सी समिति थी, और कर्ज नीति में सुधार के लिए कौन सी समिति थी गठित की गई थी। इसका आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। 19वां प्रश्न देखते हैं, जूट उत्पादन में प्रथम भारत का कौन सा राज्य है? यानी जूट उत्पादन में प्रथम भारत का कौन सा राज्य है? यानी जूट उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में टॉप पे है? असम, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो जूट उत्पादन में पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे है बिहार और तीसरे नंबर पे है असम। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं, गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन, गोल क्रांति
गोल क्रांति यानी राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? अंडों के उत्पादन से, अमरूद के उत्पादन से, आलू के उत्पादन से, प्याज के उत्पादन से। तो आलू के उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। अंडों के उत्पादन का संबंध जो है वो है रजत क्रांति से, जबकि प्याज के उत्पादन का संबंध है किससे है? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन का संबंध किससे है? पिंक रिवोल्यूशन से। ठीक है, पिंक रिवोल्यूशन से। 21वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जो दुनिया भर को ब्याज वो दुनिया भर को जो एक प्रकार से पैसा प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में, 1955 में, 89 में या 95 में? तो इसकी स्थापना अर्थात 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। 22वां प्रश्न देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किस वैज्ञानिक ने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस वैज्ञानिक ने दिया था? रदरफोर्ड ने, गैलीलियो ने, होमी जहांगीर भाभा ने या आइंस्टीन ने? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है। 23वां प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिमल का, डॉप्सन का, डायनेमो का, ऑडियोमीटर का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अर्थात डॉप्सन का प्रयोग। ओजोन जो परत होती है उसकी मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ऑडियोमीटर का काम क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापने का काम ऑडियोमीटर करता है। ठीक है। 24वां प्रश्न देखते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? अच्छा, जैसे एक बैरल होता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो कच्चा तेल है वो है $65 प्रति बैरल। तो एक बैरल में कितने लीटर आता है? तो एक बैरल में 145 लीटर, 150 लीटर, 170 लीटर या 159 लीटर। तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। यानी अगर आप एक बैरल तेल लेते हैं तो उसका मतलब होगा 159 लीटर आपने लिया है। ठीक है। 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज का? समय का, दूरी का, प्रकाश का या ध्वनि का? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वह है दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। ठीक है। अगला 26वां प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर सागा 220, सुपर कंप्यूटर सागा, कौन सा? सागा 220, सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस संस्थान ने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या भारतीय विज्ञान संस्थान? तो इसकी स्थापना किया है अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कहाँ पे। ठीक, आप बाकी चीज़ों के मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, जिसका मुख्यालय दिल्ली में, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसरो, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, 69 में की गई थी, 69 में की गई थी। तथा भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में है। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है? विकलांग लोगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑल इज वेल, ऑल राइट, साथी या सहयोगी? आप लोग उत्तर दीजिए। तो विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम है ऑल राइट। ठीक है। 27वां के बाद 28वां प्रश्न देखते हैं। CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु में, नोएडा में? तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं इनमें से मुंबई को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर सारे के सारे क्षेत्र जो है कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पुणे। इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्थात पुणे में है CDEC का मुख्यालय।
बेंगलुरु भारत के सिलिकॉन वैली कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर से संबंधित सारे काम करते हैं। नोएडा में भी सॉफ्टवेयर से संबंधित काम होता है, पुणे में भी होता है। 29वां प्रश्न देखते हैं, दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? दुनिया की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? वो हैं एडा अगस्टा, विली मून, झेन विन या एवा एडम। तो ये ए हैं, अर्थात एडा अगस्टा नाम की एक महिला दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं, भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है? भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम है? सी ब्रेन, नटखट, हार्मर या कॉमन? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, अर्थात सी ब्रेन नाम का कंप्यूटर वायरस भारत में खोजा गया था। ठीक है, तो ये 30 प्रश्नों का संग्रह था। इन प्रश्नों को देखिए आप लोग, और जो प्रश्न आप बीच में आपसे पूछे गए उनके आप कमेंट करके उत्तर भी दीजिए, और अपना स्कोर भी बताइए कि 30 में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।